हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ज्ञान कोशिका। मैं हूं विकास गौतम और आज से हम लोग एक नया विषय शुरू कर रहे हैं, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था, जिसके अंतर्गत हम लोग भारतीय संविधान के सभी भागों को दो पार्ट में कवर करेंगे। पहले तो उसके सैद्धांतिक भागों को हम लोग देखेंगे और दूसरे में उसके हम लोग व्यवहारिक भाग को देखेंगे। ठीक है। जो इसका सैद्धांतिक पार्ट है वो किसी भी तरह की आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे एसएससी, पीसीएस, यूपीएससी, कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जिसमें पॉलिटी आना है, तो सैद्धांतिक पक्ष आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरा पार्ट हो जाता है अप्लाइड पार्ट, यानी कि संविधान के जो भी एप्लीकेशंस हो रहे हैं, जो प्रैक्टिकल जो पॉलिटिक्स है और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें जो चीज़ें हो रही हैं उसको हम लोग अप्लाइड पार्ट में कवर करेंगे। जो कुछ बड़े एग्ज़ाम जैसे यूजीसी नेट, यूपीएससी और पीसीएस जैसे एग्ज़ाम्स के लिए यूज़फुल है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग संविधान का पहला भाग जो कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र है, उसको आज हम लोग कवर करेंगे। भारत का संविधान भाग 1, जैसा कि आपको पता है कि भारत के संविधान में 22 भाग हैं। तो पहला जो भाग है, यानी कि आप पहला चैप्टर बोल सकते हैं अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक ये दिया गया है, जिसका विषय क्या है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र उसका विषय है। ठीक है। तो इसके जब हम इसे अनुच्छेद 1 जिसका विषय है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, यानी कि अनुच्छेद 1 में क्या दिया गया है, संघ का नाम यानी कि भारत का नाम, और इसके राज्य क्षेत्र यानी कि भारत की जो सीमाएं हैं उसके अंदर में क्या क्या कौन कौन से क्षेत्र हैं, वो सभी चीज़ों का जिक्र है। मतलब क्या होगा और क्या है, तो इसके बारे में दिया गया है। यानी कि पहला तो हो गया कि क्या है, और दूसरा हो गया क्या कि और भी मतलब क्या होगा। ठीक है। दोनों चीज़ों के इसमें जवाब आपको दिए गए हैं। तो इसके अंतर्गत जो है ये 3 अनुच्छेद दिए गए हैं। एक तो अनुच्छेद 1.1 है, ठीक है, जिसमें कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया, ठीक है, दोनों शब्द का यूज़ किया गया है, भारत अर्थात इंडिया। दोनों शब्द का यूज़ करने के पीछे लॉजिक ये था कि कुछ लोगों का मानना था कि जो हम लोग जो नया राष्ट्र जो संविधान बना रहे हैं, तो अपने पुराने नाम का यूज़ किया जाए, यानी कि भारत का इस्तेमाल किया जाए। कुछ लोगों का मानना था कि नहीं, जो आधुनिक नाम है इंडिया उसी का उपयोग होना चाहिए। तो इसमें सहमति से ही दोनों नाम एब्जॉर्ब कर लिया गया। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। क्या होगा, राज्यों का संघ होगा। तो अब यहाँ पे ये शब्द जो यूज़ किया गया है, इसका जो व्याख्या डॉक्टर अंबेडकर ने दिया था, उन्होंने कहा था चूँकि हम लोग यहाँ संघीय शब्द यूज नहीं कर रहे हैं, जैसे कि आपको पता है कि अपना जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो एक संघीय व्यवस्था है भारत का। तो यहाँ पे प्योर संघीय शब्द यूज ना करके राज्यों का संघ यूज किया गया है। इसका मतलब ये है कि जैसे हमारे यहाँ जो है राज्यों ने मिलकर कंट्री नहीं बनाई है, जबकि यदि हम यूएसए की बात करें तो वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे राज्यों ने यूनाइट होकर एक सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉर्म किया है। तो यूएसए में क्या होता है, यूएस में आपके 2 कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, एक तो स्टेट्स के लिए भी होते हैं जो भी वहाँ के, और दूसरे क्या हो गए, दूसरे आपके एक आपका नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन है। तो 2 कॉन्स्टिट्यूशन है। तो वहाँ पे राज्यों ने मिलकर एक केंद्र का फॉर्मेशन किया है। लेकिन भारत में क्या हुआ, भारत में केंद्र ने राज्यों का फॉर्मेशन किया, राज्यों को इकट्ठा किया और राज्यों को अपने अकॉर्डिंग अपने में समाहित किया। तो इसलिए भारत को क्या कहा गया, राज्यों का संघ कहा गया। ये व्याख्या अंबेडकर ने दिया था। दूसरा जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 1.2, ठीक है, अनुच्छेद 1.2, इसमें कहा गया है राज्य और उनके राज्य क्षेत्र। क्या कहा गया है, राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट है। यानी कि भारत के जो भी राज्य और राज्य क्षेत्र हैं वो पहली अनुसूची में दिया गया होगा। ठीक है। यानी कि जो आपको पता है कि शुरू में 8 अनुसूची थी, अभी 12 अनुसूची है। तो उसमें जो पहली अनुसूची है उसमें भारत के सारे राज्यों और राज्य क्षेत्रों का
जिक्र उसमें दिया जाता है। तो ये अनुच्छेद 1.2 के अकॉर्डिंग है। तीसरा जो इसके अंदर आता है 1.3, अनुच्छेद 1.3, इसमें कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में, इसका टॉपिक क्या है, भारत के राज्य क्षेत्र में ये और ये, यानी कि ये तीनों चीजें होंगी। अनुच्छेद 1.3 क ख ग, ये 3 पॉइंट इसके अंदर दिए गए हैं जो इसमें होगा। तो चलिए इसमें एक एक को हम डिस्कस करते हैं। तो पहला जो आपका दिया गया है कि राज्यों के राज्य क्षेत्र, यानी कि भारत के भी जो भी राज्य है, करंट में जैसे 28 स्टेट्स हैं, तो इसके जो भी यहाँ पे दिए गए हैं राज्यों के राज्य क्षेत्र, जैसे मान लीजिए कि अब यूपी है, ठीक है, यूपी है, मान लीजिए बिहार है, ठीक है, तो इनके जो भी राज्य क्षेत्र हैं, यानी कि जो भी अपने 28 स्टेट्स हैं उसके जो राज्य क्षेत्र हैं वो भी भारत के क्या होंगे, वो भी भारत के राज्य क्षेत्र में आएंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट कहा गया है क्या कि पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र से यहाँ मतलब है केंद्र शासित प्रदेश, जो भी केंद्र शासित प्रदेश है वो भी क्या होंगे, वो भी भारत के राज्य क्षेत्र में आएंगे, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं, ठीक है, क्या किए जाएं, जो अर्जित किए जाएं। अब सपोज कीजिए कि मान लीजिए कि कल को भारत यदि पाकिस्तान पर आक्रमण करता है किसी भी वजह से और पाकिस्तान को मिला लेता है भारत में, तो ये क्या हो गया, ये अर्जित हो गया। और या फिर कोई स्वेच्छा से आना चाहता हो, या फिर जैसे सिक्किम अपना आया, ठीक है, जैसे सिक्किम पहले क्या था, पहले अपने भारत राज्य में सम्मिलित तो नहीं था, बाद में उसको सम्मिलित किया गया। या ऐसे कोई भी, जैसे कोई यदि कुछ गिफ्ट में कोई क्षेत्र दे देता है, तो ये सारी चीज़ें मतलब जो केंद्र शासित प्रदेश अभी हैं और जो राज्य क्षेत्र हैं उसके अलावा जो भी क्षेत्र आते हैं वो अनुच्छेद 1.3 ग के अकॉर्डिंग आएंगे, ठीक है। तो बेसिकली आप कह सकते हैं कि जो अनुच्छेद 1 है, बेसिकली अनुच्छेद 1 इसके बारे में है कि भारत का जो राज्य क्षेत्र है, यानी कि जो सीमा है वो क्या होगा, ठीक है, उसके अंदर में क्या क्या आएंगे, ये अनुच्छेद 1 में कहा गया है। अब ये अनुच्छेद 2 को हम लोग देखते हैं। अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि नए राज्यों के प्रवेश, क्या, नए राज्यों के प्रवेश, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना। अब नए राज्यों के प्रवेश, ठीक है, यानी कि प्रवेश का मतलब यहाँ पे 2 शब्द दिए गए हैं, प्रवेश और स्थापना। देखिए ये या तो कोई ऐसे राज्य, जैसे मान लीजिए कि सिक्किम आया, तो सिक्किम का क्या था, पहले से उसका फॉर्मेशन था, उसका नाम था, तो उसको हम लोगों ने क्या किया, सिर्फ प्रवेश करा लिया संघ में अपने, यानी कि भारत में प्रवेश करा लिया। दूसरी आती है स्थापना, जैसे मान लीजिए कोई ऐसा क्षेत्र हमने अर्जित कर लिया जिसका अभी कोई अस्तित्व ही नहीं है, तो क्या होगा, उसका रीऑर्गेनाइजेशन करना पड़ेगा, उसका नाम देना पड़ेगा। तो ऐसे क्षेत्र यदि आते हैं तो वो स्थापना के अंतर्गत में आएंगे। अर्थात ये जो अनुच्छेद 2 है यह किस पे लागू होता है, यह उन क्षेत्रों पे लागू होता है जो वर्तमान में भारत के क्षेत्र नहीं है, ठीक है, वर्तमान में क्षेत्र नहीं है भारत के, ठीक है, वो अनुच्छेद 2 के अंतर्गत आएंगे। जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये आपका घर है, ठीक है, ये आपका घर है और कल को आपने पड़ोसी, ये मान लीजिए कि किसी पड़ोसी का घर है, ठीक है, अब मान लीजिए कि किसी वजह से वो घर अपना बेच दिया या आपने ले लिया, किसी भी वजह से आपने यदि ले लिया तो ये घर आपका, आपने अपने इसको अपने बाउंड्री में ले लिया, ठीक है, तो यानी कि ये आपका नहीं था लेकिन ये आपके पास आया, तो ये किस में आएगा, ये अनुच्छेद 2 के अंतर्गत होगा, ठीक है। तो ये हो गया प्रवेश, ठीक है। अब ये घर बना बनाया है, आपको कोई इसका रिकंस्ट्रक्शन तो करना नहीं है। अब जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा आपके घर के आसपास का कोई ऐसा क्षेत्र है जो मान लीजिए कि मतलब एक तरह से कोई स्ट्रक्चर्ड क्षेत्र नहीं है, कोई फील्ड है, कोई ज़मीन पड़ा है खाली, उसको आपने खरीद लिया, फिर आप उसको स्ट्रक्चर करते हैं, उसको आप उसमें अपना बाउंड्री बनाते हैं, घर बनाते हैं, तो आपके यानी कि आपने क्या किया, स्थापना किया। तो इस तरह से हम इसको स्टेट्स यानी कि
जो भी कंट्रीज हैं राज्य क्षेत्र के, उसके पर्सपेक्टिव से आप देखें, यानी कि जो वर्तमान में भारत का हिस्सा नहीं है, यदि वैसे क्षेत्रों का भारत में प्रवेश किया जाता है या उसको लाया जाता है तो अनुच्छेद 2 के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 3। अब अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि नए राज्यों के निर्माण, ध्यान दीजिएगा, नए राज्यों के निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं, नामों में परिवर्तन। ठीक है, ये देखिए सारी चीज़ें वर्तमान के बारे में की जा रही है, यानी कि वर्तमान में जो हमारे 28 राज्य हैं या 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनमें यदि कोई चेंज होता है, उनके नाम में, उनकी कोई सीमा रेखाओं में, जैसे 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर कोई नया राज्य बना दिया जाता है, किसी की सीमा घटा दी जाती है, इस तरह के जो मुद्दे होंगे वो अनुच्छेद 3 में आएंगे। ठीक है, अब इसमें ये इतने सारे पॉइंट्स हैं, जैसे इसमें राज्य क्षेत्र या 2 से 2 अधिक राज्यों को मिलाने को लेकर जो चीज़ें बन रही हैं, उस तरह की चीज़ें हैं, मतलब 1-2 राज्यों को मिला के, जैसे मान लीजिए झारखंड बना, अभी लेटेस्ट तेलंगाना 2014 में बना, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो क से आएंगी। किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी, किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी, जैसे उड़ीसा का नाम उड़ीसा हुआ बाद में। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, यानी कि जो वर्तमान में हमारा जो भी राज्य क्षेत्र हैं, जो राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, यदि उसमें कोई भी परिवर्तन होता है तो वो आर्टिकल 3 के अंतर्गत आता है। एकदम दिमाग में इसको घुसा लीजिए, आर्टिकल 3 के अंतर्गत कौन से आते हैं? वर्तमान राज्य क्षेत्र। और आर्टिकल 2 में क्या आते हैं? जो हमारे अभी अंग नहीं है, कहीं हमारे सीमा क्षेत्र से बाहर से जो आ रहे हैं, हमारे सीमा क्षेत्र में अर्जित हो रहे हैं, वो आर्टिकल 2 में आएगा। तो ठीक है, एक बार हम फिर इसको रिपीट करते हैं तीनों आर्टिकल्स को। पहले आर्टिकल में क्या था? पहले आर्टिकल में यह बताया गया है कि हमारे संघ के राज्य क्षेत्र में क्या आएगा और उसका नाम क्या है। दूसरे आर्टिकल में जो बाहर से, हमारे राज्य क्षेत्र के बाहर से यदि कोई क्षेत्र आता है तो उसके बारे में बताया गया है। और तीसरा अनुच्छेद जो हमारे वर्तमान में जो राज्य हैं, जो क्षेत्र हैं, उसके परिवर्तन के बारे में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम अनुच्छेद 4 में। ठीक है, जो इस भाग का लास्ट अनुच्छेद है, इस भाग का जो लास्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 4। ठीक है, अनुच्छेद 4 में यह कहा गया है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3, यानी कि 2 क्या था? नए राज्यों की प्रवेश और स्थापना, जो हमारे सीमा क्षेत्र में नहीं है। तीसरा क्या था? तीसरा अनुच्छेद क्या था? जो वर्तमान जो हमारे राज्य और राज्य क्षेत्र हैं, जो संघ क्षेत्र हैं, उनमें परिवर्तन किसी भी तरह का, चाहे नाम का, चाहे सीमा क्षेत्र में, चाहे नए राज्यों का निर्माण, इस तरह का परिवर्तन, यानी कि अनुच्छेद 2 और 3 के द्वारा जो परिवर्तन किए जाएंगे वह क्या होंगे? वह संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत नहीं होंगे। ठीक है ना, वर्तमान क्षेत्र के अंतर्गत क्या होंगे? नहीं होंगे। इसको ये जो भी दोनों कार्य किए जाएंगे वो क्या होंगे? एक तो सामान्य बहुमत से किए जाएंगे। ठीक है, सामान्य बहुमत से होगा, प्लस इसके लिए सामान्य विधायी प्रक्रिया, सामान्य विधायी प्रक्रिया ही अपनाई जाएगी। ठीक है, सामान्य विधायी प्रक्रिया ही अपनाई जाएगी। ठीक है, क्लियर है? तो अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के बारे में यह प्रदान करता है कि इसके अकॉर्डिंग जो भी चेंजेस किए जाएंगे वो सामान्य बहुमत, यानी कि सामान्य बहुमत क्या होता है? साधारण बहुमत जो होती है 50+1, और सामान्य विधायी प्रक्रिया से कर दी जाएगी। ठीक है, 368 में चूंकि विशेष बहुमत और विशेष विधायी प्रक्रिया की भी जरूरत पड़ती है, तो इसलिए इन सारे जो चेंजेज है अनुच्छेद 2 और 3 को, उससे 368 से बाहर रखा गया है। ठीक है, ये क्लियर हो गया? तो अब आपको ये ध्यान में रखना है, एक बार मैं फिर से इसको रिवाइज कर देता हूँ चारों अनुच्छेद को, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। पहला अनुच्छेद क्या है? भारत यानी कि संघ का नाम और उसके राज्य क्षेत्र। ठीक है, नाम और उसका राज्य क्षेत्र, यानी कि कहाँ होगा, उसका क्षेत्राधिकार क्या होगा, कहाँ कहाँ उसकी सीमाएं होंगी, क्या क्या उसके सीमाओं में आएंगी, और उसका नाम क्या है। ठीक है, ये अनुच्छेद पहले का में बताया गया।
अनुच्छेद दूसरे में नए राज्यों के प्रवेश और स्थापना से संबंधित, यानी कि जो वर्तमान में हमारे हिस्से नहीं हैं उनके लिए हैं। तीसरा अनुच्छेद हमारे वर्तमान में जो हैं उनके लिए हैं, जो भी वर्तमान में हमारे राज्य हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका कोई, जैसे मान लीजिए कि अगर आपका अपना घर है, ठीक है, अब इसमें मान लीजिए कई सारे कमरे हैं, ठीक है, इस पर आपने कोई नेम प्लेट रखा है, घर का कोई नाम दे रखा है, तो इसमें यदि किसी भी तरह से चेंजेस करते हैं तो वो क्या होगा, वो आर्टिकल 3 के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। और एक जो मैंने एग्जांपल दिया था कि दूसरे के घर या आसपास के क्षेत्रों को यदि मिलता है तो वो अनुच्छेद 2 के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो क्लियर है, यदि दूसरे का हो तो अनुच्छेद 2, यदि अपना हो तो अनुच्छेद 3, इस तरह से याद रखें। और अनुच्छेद 4 क्या है, दूसरे का हो या मेरा हो, समझ रहे हो, दूसरे का भी हो या मेरा हो, यानी कि अनुच्छेद 2 हो या अनुच्छेद 3 हो, वो दोनों 4 के अंतर्गत समान विधायी प्रक्रिया के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। अब अनुच्छेद 3 में एक पॉइंट मैं मिस कर गया था कि देखिए अनुच्छेद 3 के अंतर्गत जो भी परिवर्तन होते हैं, यानी कि किसी राज्य के नाम या उसके राज्य क्षेत्र में जो परिवर्तन किए जाते हैं, उसके लिए क्या होता है कि राष्ट्रपति की जो पूर्व अनुमति, ठीक है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी होती है, ठीक है। और ये पूर्व अनुमति तो राष्ट्रपति की लेनी होती है, और राष्ट्रपति अनुमति देने से पहले, ठीक है, अनुमति दे उससे पहले वो उस राज्य के, जिस राज्य पे उसका प्रभाव पड़ना हो, ठीक है, उस विधेयक का, यानी कि उस अध्यादेश का जो पड़ना हो प्रभाव, तो उस राज्य के विधानमंडल, ठीक है, उस राज्य के विधानमंडल को भी यह एक मतलब सूचना भेजा जाता है, और उसको एक निश्चित समय में बोला जाता है, एक निश्चित टाइम फ्रेम में बोला जाता है कि आप इस निश्चित समय में हमें बताएं, अपना रिपोर्ट भेजें, ठीक है, कि आपकी क्या राय है, जो भी उनकी राय मांग ली जाती है। हाँ, लेकिन ये है कि ये जो राय जो ये अपना भेजता है विधानमंडल, जो अपना राय राष्ट्रपति को या संसद को भेजता है, तो उसके मानने के लिए उसको कोई अनिवार्य नहीं है, राष्ट्रपति उसको माने ही या संसद उसको माने, यह कोई अनिवार्य नहीं है, वह उसको अस्वीकार कर सकता है, जो भी चेंजेस वो विधानमंडल ने जो भी राय भेजी है, ठीक है। तो ये एक इससे संबंधित था। तो ये था आपका भाग 1 संविधान का सैद्धांतिक पक्ष है। अब इसके कुछ अप्लाइड पार्ट हैं, जैसे 1950 से राज्यों का पुनर्गठन हुआ, नए राज्यों का प्रवेश हुआ, तो ये सारी चीज़ें और इन क्या प्रक्रियाएं रहीं, कि किस तरह के कई सारे आयोग बने। तो कल के सेशन में हम लोग पहले एक MCQ सेशन करेंगे, उसमें कुछ इस तरह के आयोग के नाम, और अभी वर्तमान में जो पढ़े हैं इससे संबंधित, और कुछ आयोगों के नाम जो उससे रिलेटेड है, या कुछ मेन प्रक्रियाएं या राज्यों का गठन से संबंधित जो फैक्ट्स होंगे, उसको हम लोग कल के MCQ सेशन में कर लेंगे। अब मैं डायरेक्ट अप्लाइड पार्ट क्यों नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि अप्लाइड पार्ट केवल UGC नेट, PCS या बड़े एग्जाम्स के लिए ज़रूरी होते हैं। तो यदि कोई इस तरह के बड़े एग्जाम्स की तैयारी नहीं कर रहा है, जिनको सिर्फ पॉलिटी पढ़नी है, कोई उनको ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम देना है जिनमें पॉलिटी एक पार्ट है, तो वो ये आज का सेशन देख लिए और कल का MCQ सेशन देख लेंगे, तो उससे उनका काम हो जाएगा। हम लोग जो तीसरा सेशन लेंगे इस चैप्टर का, वो हम लोग अप्लाइड पार्ट का लेंगे, ठीक है। तीसरा सेशन हम लोग अप्लाइड पार्ट का लेंगे, जो UGC नेट और UPSC PCS के लिए महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। तो इसी के साथ आज का सेशन हम लोग समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।